छल छलाते हो तेरे हर स्वर में, जीवंतता भरी हो तेरे रग रग में। सुनकर सिहरन उठे अविचलित पाथर में, भर जाए उत्साह समूचे परिकर में। सुप्त शिथिल भी जागे तेरे जगाने से, तुझ में ऐसी संवेदना जगाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। पहले हम समझना चाहेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट विषय क्यों है और क्यों हम सब गायत्री परिवार के परिजन आप लोग के साथ मिल करके इतना प्रयासरत हैं कि आप इस समय में ये प्रयास करिए कि हम अपने बच्चे को क्या ना सिखा दें। वो इसलिए देखिए, इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि आपके 3 शरीर हैं। फिजिकल बॉडी जिससे आप खाती हैं, सब काम करती हैं, घर के, ऑफिस के, जिससे बात करती है, ये तो फिजिकल बॉडी है। लेकिन आपका एक मानसिक और एक भावनात्मक शरीर भी है। जो मेंटल बॉडी है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, वो 2 भागों में विभाजित है। एक है अवचेतन सबकॉन्शियस और दूसरा है कॉन्शियस। जो बच्चा गर्भ में है उसका सबकॉन्शियस जागृत है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है गर्भ धारण के मतलब जिस दिन आपने कंसीव किया उसके 19th डे से एक्टिव हो जाता है, डेवलप करना शुरू कर देता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड गर्भ के 9 महीने और बच्चे के जन्म के 5-7 वर्ष तक सक्रिय रहेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बार दोनों ब्रेन का, दोनों माइंड का अगर हम आकलन करें तो सबकॉन्शियस ऑलमोस्ट 90%, 90 to 95% क्या है? सबकॉन्शियस। यानी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी आपके बच्चे के माइंड में है या बचपन में रहेगी उतना बड़े होने पर नहीं रहेगी। कॉन्शियस माइंड जो है केवल 5 to 10% होता है। तो जो कुछ चाहे आप, जितना कुछ चाहे गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद 5 वर्ष बच्चे को सिखा सकते हैं। और वो छोटे छोटे फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड होकर के वो बिल्कुल डाटा स्टोर्ड रहता है। मतलब लिटरेचर कहता है कि 27,500 टाइम्स ज्यादा डाटा आप सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर ये समय चला गया 9 महीने और 5 वर्ष, ये आपको पता नहीं है, तो बच्चा रिलेटिवली इंटेलिजेंट तो होगा क्योंकि आपने उसको बाद में मेहनत करी उसके साथ, लेकिन वो कितना सुपर इंटेलिजेंट हो सकता था यदि 9 महीने उसको ज्ञान दिया जाता या 9 महीने उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती। व्यक्तित्व का निर्माण, जितना ज्ञान देना है वो, मानवीय गुणों का विकास, सब कुछ आप इस समय कर सकती हैं बिकॉज इट इज द सबकॉन्शियस माइंड विच इज एक्टिव नाउ। सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी बहुत बड़ी है और ये प्रूव हो चुका है कि माँ का जो भी चिंतन होगा, मतलब जो भी आपके अंदर विचार आएंगे, आप जो भी महसूस करेंगी, जो भी आप कार्य करेंगी, अंदर सोचा ही आपने, बस वो पूरा का पूरा बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा एज सच, अनफिल्टर्ड। आप ऊपर से दिखा रही हैं कि आप बहुत शांत हैं, लेकिन अंदर से आपको किसी बात पे गुस्सा आ रखी है, तो जो अंदर चल रहा है आपके वो रिकॉर्ड होएगा। आपका सतह पे जो व्यवहार चल रहा है, आपका एक जो दिखावटी चेहरा चल रहा है, वो नहीं बच्चा जानता। बच्चा प्योर है, वो पूरे आपके अंतःकरण से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली अंदर जो आप महसूस कर रही हैं वो बच्चे को ट्रांसफर होएगा। दूसरी बात, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर, मतलब फंक्शनिंग पावर बहुत फास्ट है। देखिए आज भी आपकी, जब आपका कॉन्शियस ब्रेन भी एक्टिव हो गया,
5-7 वर्ष के बाद कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है। आज आप बड़ी हैं, 20 साल से 30 साल की आपकी उम्र है, आपका कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है, लेकिन तब भी आपका जो डाइजेशन है, आपका जो हार्ट है, जो रेस्पिरेशन है, वो सब सबकॉन्शियसली चल रहा है ना, उसके लिए आप कोई प्रयास तो नहीं कर रहे, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपका सोचने समझने की जो शक्ति है, जो संकल्प लेने की शक्ति है, वो कॉन्शियस माइंड में है। अब हमने क्या किया कि हमने 9 महीने में बच्चे को सारी अच्छी आदतें सिखा दी, जो भी गुण आप सोच सकती हैं बच्चे के अंदर, कि उसको सच बोलना सही चाहिए, उसको ईमानदारी की कमाई से वो आगे अपना जीवन यापन करेगा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा होगा, सबसे प्यार से बातें करेगा, उसके खूब सारे मित्र होंगे, खूब एक्टिव हो। अब ये एक एक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट के लिए आप उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने सोचा कि वो सच बोलेगा, तो आप उसको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाइए, अंत में मॉरल जाना चाहिए कि देखो बेटा, सच बोलना ही सही है, जीवन जो है सत्य की राह पे चलना चाहिए। तो एक्टिविटी जब आप डिसाइड कर लेंगे तो उसके ब्रेन में क्या हो जाएगा, फिर फिट हो गया, रिकॉर्डिंग फिट हो गई बिल्कुल, कि मुझको तो सत्य बोलना है, मुझे कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य का सहारा नहीं लेना। आपने उसके अंदर फिट कर दिया ईमानदारी, आपने चाहे अपने पिता का उदाहरण दिया, चाहे अपने ससुर जी का उदाहरण दिया, चाहे अपने पति का उदाहरण दे करके बच्चे से संवाद करके उसके अंदर दिमाग में ये रिकॉर्डिंग फिट कर दी कि बेटा ईमानदारी की राह पर चलना है, बेटा श्रमशील हो रहा है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टीच उसके विषय में उसको अभी बताना पड़ेगा। और वो जब रिकॉर्डिंग फिट हो गई, आप देखेंगी जब वो बड़ा होगा तो वो वैसा ही करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम वही करते हैं, व्यवहार में वही चीजें आती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में, अनलेस एंड अनटिल हम अपने को बदलना चाहें। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि ये आदत हमारी गलत है, फिर उसके लिए हम कठिन प्रयास करते हैं। पर आप जानती हैं कितना कठिन होता है। एक बार मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीख लिया, फिर आप भूलते तो नहीं है ना, वो सबकॉन्शियस में जाके रिकॉर्ड हो गया। फिर मान लीजिए आपने बीच में 10 साल भी साइकिल नहीं चलाई, लेकिन कहीं आपको मौका लगा, आप विदेश गए घूमने, वहां पे लोग किराए पर साइकिल लेके घूमते हैं, बहुत सस्ता पड़ रहा है, तो अरे उसने आपने कहा ठीक है, कैब कौन करेगा भाई, हम तो विदेश जा रहे हैं, हम तो यहाँ पे साइकिल लेकर के घूमेंगे। आराम से आपने साइकिल चला ली फिर से, क्योंकि आपको तो आती है साइकिल चलाना। अब ये इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, इसलिए आपके वो बिना प्रयास के, पीपीटी अभी शेयर होएगी, अभी ये वाला पार्ट अलग है इसलिए पीपीटी शेयर नहीं कर रहे, अभी शेयर करेंगे, पहले ये पार्ट एक्सप्लेन कर दो। सबकॉन्शियस माइंड में एक और पावर है इसके अलावा, कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, तो उसके अलावा एक और पावर है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस बहुत जल्दी करता है। लगभग 20 से 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है प्रति सेकंड वो प्रोसेस कर लेता है। आप सोचिए कितनी जल्दी आपको अगर सुई लगी, आपके सुई पिरोई, हमने चुभोई और तुरंत आप हाथ पीछे खींच लेते, इस समय कितनी लंबी प्रक्रिया हुई। सुई जब चुभोई गई उंगली पे, तो उंगली के न्यूरॉन्स, ये ने इसको सेंसिटिविटी हुई यहाँ पे स्किन से न्यूरॉन से ब्रेन के सेंटर में गई, ब्रेन में प्रोसेस किया गया कि हाथ को हटाना है नहीं तो लग जाएगा, और ये सब माइक्रो सेकंड्स में हो गया। अब एक साथ आप सोचिए, हाथ गलती से आपका गर्म पानी में चला जाए, तुरंत आप हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि आप कई जन्मों तक ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कई लाइफ्स में आपके सबकॉन्शियस में ये जा चुका है कि गर्म पानी से जल जाते हैं। इवन छोटा सा बच्चा होगा, अगर गर्म चीज पे पैर रखेगा तुरंत आप हटा लेगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस एक्टिव है। दूसरी तरफ कॉन्शियस जो ब्रेन है, वो जो प्रोसेसिंग करता है वो केवल 40 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो सबकॉन्शियस को अगर हमने ट्रेन कर दिया इस समय, तो आप सोचिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। अगले 25 साल में जो कुछ भी आप अपने बच्चे को सिखाती, एक प्रोजेक्ट होता है बच्चा पालना, आजकल बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए 25 साल में ही तैयार हो पाते हैं, तब तक माता पिता उनको गाइड करते रहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाना, तेज नहीं चलाना, दोस्तों के साथ रात में नहीं घूमना,
तुम किसी गलत बच्चे के साथ दोस्ती मत कर लेना, और बड़े हो जाते हैं तो उनको बताते हैं कि देखो बेटा शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, ये नुकसान करता है। लेकिन तब तो कंट्रोल चला गया, अब तो उसका भी कॉन्शियस माइंड एक्टिव है ना, अब वो अपनी सोच से करेगा या उसके सबकॉन्शियस में जो भरा होगा। अगर पिता शराब पीते हैं और बच्चे के सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है कि शराब पी सकते हैं, तो आप कितना भी उसको समझा लीजिए, बड़ा होके वो अपनी मर्जी के अनुसार चलेगा। लेकिन यदि अभी से आपने उसके अंदर ये बता दिया कि नहीं बेटा शराब से क्या नुकसान है, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या वातावरण ऐसा बना दिया, सात्विक वातावरण में आपने पाला, उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि शराब भी कोई चीज होती है, तब वो जो है उसी अनुसार व्यवहार करेगा। तो ये आपको अभी तय करना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अब जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या, आपके घर का वातावरण, सब कुछ जो है वो ये डिसाइड करेगा कि बच्चे के कौन से जीन्स एक्टिव हो और कौन से सप्रेस हो। ये एपिजेनेटिक्स का विज्ञान था जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। आज डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हम आपसे कहते हैं कि जंक फूड मत खाइए, क्यों हम आपसे कहते हैं कि जल्दी सुबह उठिए। ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं उसका कितना बड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ये अब आप समझेंगी। एक तो हो गया बच्चे का अचेतन अभी जागृत है, उसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, जो कुछ भी आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, आपके आसपास चल रहा है, या जो कुछ भी आप करती हैं, बोलती हैं, सुनती हैं, महसूस करती हैं, सोचती हैं, वो सब बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है, और वो डिसाइड करेगा कि ये बच्चा कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई? आप थम्स अप दिखाइए, ये पार्ट क्लियर है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ओके। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या है? तो देखिए, ये सॉरी ये स्लाइड्स हिंदी में नहीं है क्योंकि ये विज्ञान की थोड़ी बातें हैं, तो इसको हिंदी में नहीं मिल पाता है चीजें। आपकी एपिजेनेटिक्स क्या है? एक पावर ईश्वर ने आपके हाथ में दी है कि आप बच्चे के जीन्स में गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र समझते हैं ना, जीन्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके अंदर कहाँ से आए? आपके माता पिता से आए। उनके अंदर कहाँ से आए? उनके माता पिता से आए। आपके अंदर माता पिता के जीन्स भी हैं, आपके नाना नानी के जीन्स भी हैं, आपके दादा दादी के जीन्स भी हैं, मतलब आपके फादर की साइड के जीन्स भी आपके अंदर है, आपकी मदर की साइड भी जीन्स अंदर है। अब आपके बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? आपके बच्चे के अंदर आपने उसको 23 क्रोमोसोम्स दिए और आपके पति ने 23 क्रोमोसोम्स दिए, कुल मिलाकर के एक ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 माँ से आते हैं, 23 पिता से आते हैं। इसमें जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 क्या कैरी करते हैं? उसकी स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी हाइट कैसी होगी, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसका चलने का तरीका कैसा होगा, उसकी उठने बैठने की आदतें कैसी होंगी, उसके खाने पीने की आदतें कैसी होंगी। ये सारी चीजें कुछ माँ से आ रही है, कुछ पिता से आ रही है। और 23वां क्रोमोसोम क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो माँ से आ रहा है एक्स और पिता से या तो एक्स या वाई, सेक्स क्रोमोसोम। इस तरह से मिला करके 23 माँ से, 23 पिता से। अब एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स वो विज्ञान है जो जीन को ही बदल देता है। जीन को बदलता नहीं है, जीन को या तो ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। तो पहले हम समझेंगे कि जीन क्या है। अब आप ये देखिए, इसी पिक्चर से आपको समझ में आएगा। एक माँ वो है, दोनों ही माँ समझ लीजिए एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हुई, और दोनों माँ एक ही डॉक्टर को दिखाती हैं, एक ही तरह की दवाइयां खाती हैं, एक ही तरह का वो मतलब वो पूरा मेडिकल चेकअप उनका टाइम टाइम से हो रहा है, पर दोनों के जीवन जीने के तरीके में अंतर है। एक माँ बहुत जागरूक है, वो ये जानती है कि व्यायाम करना है, भोजन कैसा लेना है, सात्विक लेना है, संतुलित लेना है, नियमित मुझे गर्भ संगीत सुनाना है बच्चे को, नियमित प्राणायाम करना है, बच्चे से बातें करनी है।
वो सब कुछ अपने बच्चे को अच्छा अच्छा ट्रांसफर कर रही है। तो उसके जीन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए ये जीन का स्ट्रक्चर है। और एक माँ है वो केयर फ्री, उसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है बच्चा करना है तो मैं कर रही हूँ क्योंकि सब करते हैं इसलिए कर रही हूँ, फिर चाहे मैं जो करूँ बैठी रहूं, सिगरेट पीऊं या शराब पीऊं या पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं और नेटफ्लिक्स पे कुछ भी देखूं। तो अब आप क्या सोचती हैं कि दवाइयां एक है, डॉक्टर एक है, चेकअप एक है, अल्ट्रासाउंड एक है, ब्लड टेस्ट एक है, तो एक सा बच्चा पैदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों बच्चों में जमीन आसमान का अंतर। अब आप समझिए कि जीन क्या है। जब आप जीन समझेंगी तभी आपको एपिजेनेटिक्स भी समझ में आएगा। तो जीन के लिए देखिए, पहले देखिए एक सेल होता है, सबने पढ़ा है ना सेल? सेल पढ़ा है सबने? यस डालिए चैट बॉक्स में फटाफट। ओके, सेल पढ़ा है ना बचपन में? बॉडी का जो आपकी शरीर है वो क्या है? कम्युनिटी ऑफ सेल्स। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 37.5 to 50 ट्रिलियन सेल्स। एक एक सेल, जैसे हम दीवार बनाते हैं, एक एक ईंट चुनते हैं, एक एक, आपने देखा होगा ना मिस्त्री को दीवार बनाते हैं, एक एक ईंट की चुनाई करता है। एक एक सेल से हमारा शरीर बना है, सिंगल सिंगल सेल। तो ईंट मान लो सेल है हमारा। अब जो कुछ भी हमारे शरीर में होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हम अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं मलमूत्र के जरिए से, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसी तरह से सारे फंक्शन इस सेल में भी होते हैं। सेल में रेस्पिरेशन भी होता है, सेल में रिप्रोडक्शन भी होता है, सेल डाई भी कर जाता है, सेल मतलब सेल मर भी जाता है, फिर नए सेल रिजनरेट होते हैं। सारे फंक्शन जो बॉडी में होते हैं वो सेल में भी होते हैं। अब सेल में क्या क्या है देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, ये पूरा सेल है, ये इसकी जो आउटर लाइनिंग है, आउटर ब्लैक लाइनिंग है, ये सेल वॉल होती है। अब ये बीच में है उसका साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? ये न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस सेंटर में। इसके अंदर रोल्ड अप, ये आप देख रहे हैं रोल्ड, रोल कैसा बना हुआ है, ये रील की भांति, ये क्रोमोसोम रहते हैं। देखिए हाँ, इसमें दिख रहा है ना, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का जो एक ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और डीएनए क्या है? डीएनए में वही है, क्रोमोसोम से ही बना डीएनए। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके बारे में जानना हो सब डीएनए में मिल जाएगा। और ये इस तरह से रोल्ड अप करके, क्योंकि छोटा सा है, सॉरी न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा है, अब उतने छोटे से में मीटरों लंबा क्रोमैटिन है। आप जैसे एक रील लेते हैं, रील के ऊपर धागा लपेटते हैं, उसी तरह से एक प्रोटीन की रील, प्रोटीन से बनी हुई एक छोटी सी रील होती है और उसको हिस्टोन कहते हैं, उसके ऊपर ये क्रोमैटिन पूरा लिपटा हुआ है। जब आपने उसको खोला तो देखिए वो किस तरह से खुलता चला गया, ये जीन है। एक सेगमेंट जो होता है डीएनए का, इसको हम जीन कहते हैं। अब इस जीन, ये जीन जब एक्टिव होता है तो ऑन हो गया, तब ये जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो पर्सनालिटी में दिखाई देगी। अब ये जीन अगर ऑफ हो गया, साइलेंट हो गया, इसको साइलेंट कर दिया गया, तो जीन है वहां पर, लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन है, उसमें जो गुणसूत्र में जो सूत्र है वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यानी कि परिलक्षित नहीं होंगे। और ये जीन्स क्या काम करते हैं? ये जीन्स प्रोटीन को आदेश देते हैं कि ये आदेश देते हैं सेल को कि नए प्रोटीन्स बनाओ। कोई भी फंक्शन करना है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन बनाने का काम की जो मैसेज है वो जीन देता है, तब हम कुछ काम कर पाते हैं। इसमें आप मत जाइए, इसके लिए आपको जानना जरूरी नहीं है। आप ये समझिए, ये डीएनए है, मतलब ये जीन है, देखिए बीच में ये जीन है, एक जीन ये हो गया, इतना बड़ा डीएनए, ये जीन है। अब ये मैसेज दे रहा है आरएनए को, और आरएनए जा करके राइबोसोम्स को मैसेज देगा कि भाई प्रोटीन का निर्माण करो, तब फिर आंतें बनेंगी, तब खाना खाया जाएगा, डाइजेशन होएगा। ये सारे काम जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो काम जो है शरीर में चलते रहते हैं। अब ये जीन जो है, देखिए मैंने बताया ना, ये प्रोटीन बनाएगा काय का, स्किन का भी बनाएगा,
हार्ट का भी बनाएगा प्रोटीन, ये किडनी का प्रोटीन भी बनाएगा, ये ब्रेन का प्रोटीन भी बनाएगा, या जीन से इंफॉर्मेशन जा रही है। और ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब क्या हुआ, एपिजेनेटिक्स क्या है? एपी मतलब ऑन टॉप, जीन जेनेटिक्स के ऊपर की जो साइंस है या जो नॉलेज है उसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये एपिजेनेटिक्स क्या कर रहा है? ये जीन में चेंज प्रमोट कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन में। यानी कि देखिए सिंपल तरीके से समझिए इसको, ये बिजली का खटका है जैसे, इसको जीन मान लीजिए, ये जीन है, इसको एपी जीन ने ऑन कर दिया तो जीन की जो इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देगी सामने, ऑन हो गया जीन। अब जीन के अंदर मान लो ये इंफॉर्मेशन है कि ये बच्चा बहुत स्वस्थ है क्योंकि माँ व्यायाम करती है, तो वो बच्चा स्वस्थ रहेगा। अब ये स्वास्थ्य वाला जीन ऑफ हो गया क्योंकि माँ दिन भर बैठी रहती है, तो ये बच्चा हेल्दी नहीं होगा। तो ये एपी जीन का काम है कि वो जीन को या तो ऑन कर देता है या जीन को ऑफ कर देता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए अभी। तो फिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जबकि डीएनए पता हर सेल में सेम जीन का एक्सप्रेशन है, लेकिन सेम जीन है लेकिन एक्सप्रेशन अलग है। तो वही जो सिंगल सेल का आपका बेबी बना था, उसी में वही एक एक सेल डिवाइड होता जा रहा है, पर ये कोई पावर कंट्रोल कर रही है कि ये पर्टिकुलर सेल जो है मसल का सेल बनेगा, ये पर्टिकुलर सेल हार्ट का सेल बनेगा, कोई पावर कंट्रोल कर रही है। ये एपिजेनेटिक फिनोमिनन है। एपीजीन कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, आपको यहाँ जाना है, आपको हाथ की मसल बनना है, आपको हार्ट की मसल बनना है, आपको किडनी बनना है, ये ऊपर से कंट्रोल होता है। जबकि सिंगल सेल से शुरू हुआ था, सेम सेल था, फिर सेल डिवाइड करते गए, लेकिन डिवाइड के साथ साथ वो स्पेशलाइज भी करते गए। अब देखिए एपीजीन क्या है, देखिए ये आपका प्रोटीन है जिसके ऊपर आपका ये जीन लिपटा हुआ है, और ये जो टैग लग गया, ये टैग है एपीजीन। ये टैग क्या कर रहा है? ये टैग या तो जीन को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा। अब तरह तरह के टैग जीन पे लगते हैं, ये अच्छे टैग भी हो सकते हैं, बुरे टैग भी हो सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि कौन सा टैग लगना चाहिए। देखिए गुड टैग्स आपको अब क्या करना है, इस समय बच्चा डेवलप कर रहा है। अब जो अच्छे वाले टैग हैं वो तो आपको ऐड करने हैं। अच्छे वाले टैग्स वातावरण से आएंगे, तो खूब सारी ग्रीनरी लगाइए घर में, खूब जाप करिए, आप यज्ञ करिए, आप गौ सेवा करिए, आप सात्विक भोजन करिए, आप अच्छा म्यूजिक लगाइए, भजन। ये क्या होगा? ये अच्छे वाले एपिजेनेटिक टैग का काम करेगा। और दूसरी तरफ आपको खराब वाले टैग्स हटाने हैं। क्या करना है? जैसे देर से सो के नहीं उठना, आलस्य को हटा सकती हैं आप, कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे, बड़ों से अच्छी तरह व्यवहार करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, तो यही आदत बच्चे के अंदर जाएगी। तो आपको कोई भी गलत चीज लगती है उसको आपको रिमूव करना है अपने जीवन में, क्योंकि वो नहीं तो फिर एक गलत टैग जाकर के जीन पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो हम कह रहे हैं ना सिग्नल्स जाएंगे, ये टैग्स, ये सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं इसको? एक तो आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट प्लीज रुकिएगा, थोड़ा सा मैं अपना वो चार्जर ठीक कर लूं प्लीज। सॉरी, ऑन करना भूल गई थी। हाँ तो ये देखिए, ये एपिजेनेटिक टैग्स जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं? उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आपकी डाइट, आपका खान पान, आपके विचार, आपके आसपास का पोल्यूशन, आपका लाइफस्टाइल, आपके आपसी रिश्ते, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या कैसी भी आपकी सोच है, भौतिकतावादी है कि आध्यात्मिकवादी है आपकी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि जीन पे अच्छे वाले टैग अटैच हो कि खराब वाले टैग अटैच हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि स्विच ऑफ एंड ऑन हो जाता है जीन्स का, दैट मीन्स एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द जीन। इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या है एपिजेनेटिक्स? अब आपको समझ में आ गया कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी अनुभूति हो रही है, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जैसा हम सोचते हैं
को जो भी हम अंदर ग्रहण करते हैं वो सारी चीजें हमारे जीन्स को अफेक्ट कर रही हैं। ये बात आज विज्ञान ने प्रूव कर दी है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए कि ये पैदा हुए ट्विंस। अब ट्विंस में क्या है, सेम डीएनए, सेम जीन्स है। ट्विंस में तो अलग अलग जीन्स नहीं है, लेकिन ट्विंस के आइडेंटिकल होते हैं। या आप ये देखिए कि एक ही माता पिता के 4 संतानें हैं, तो वो चारों में डीएनए तो सेम है, माता पिता का डीएनए गया, पर क्या वो दोनों से सब चारों बच्चे सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में आपकी परिस्थितियां अलग रही होंगी। आप मैं अभी सिबलिंग्स पे बात कर रही हूँ, मतलब अलग अलग जो बच्चे भाई बहन जो होते हैं, अब हर प्रेगनेंसी में खान पान का स्तर अलग रहा, या आपका सोच अलग रही, या परिस्थितियां अलग रही, वातावरण अलग रहा, उससे सारे बच्चे अलग अलग तरीके के बनते हैं। आप विचार करके देखिएगा, अपनी माँ से डिस्कस करिएगा, अपनी सासू माँ से डिस्कस करिएगा कि देखिए ये आपके पति कैसे हैं, तो उस समय उन्होंने प्रेगनेंसी में क्या किया था, और आपके नंद देवर उनके अंदर क्या परिवर्तन है, उस समय प्रेगनेंसी में क्या हुआ था। तो यू विल सी कि वेरी क्लोजली इट इज, यूजुअली इट इज रिलेटेड। एक्सेप्शन हो सकता है, पर यूजुअली आप देखेंगे कि बताती हैं माएँ कि हमने इस प्रेगनेंसी में भगवत गीता पढ़ी थी, हमने प्रेगनेंसी में भागवत का पाठ किया था, रामचरितमानस पाठ किया था, तो ये बच्चा ऐसा है। इस प्रेगनेंसी में बहुत टेंशन में थी, मेरे घर की परिस्थितियां में कुछ दिक्कत थी। कभी कभी बताती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कुछ था, तो इस बच्चे के अंदर थोड़ा गुस्सा है या ये है। तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ उसके जेनेटिक मेकअप में क्या दिक्कत हुई है। मतलब जेनेटिक जीन्स तो सेम है, लेकिन जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब ये देखिए, जब ये पैदा हुए थे दोनों बच्चे तो सेम थे, ये ट्विंस की बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए देखिए उनका अपीयरेंस बदल, मतलब उनका अपनी अपनी सोच होने लगी, इंडिविजुअल सोच होने लगी। एक जो है अलग तरह का जीवन जी रहे हैं, एक अलग तरह का जीवन जी रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और उसके बाद देखिए ये जो ट्विंस इन्होंने जीवन शुरू किया, तो जो एपिजेनेटिक टैग्स हैं ये दोनों के कॉमन है, पहले येलो वाले कॉमन है, लेकिन आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन भी है, ग्रीन और रेड, ये थोड़े थोड़े अलग है, किसी में ग्रीन ज्यादा है, किसी में रेड ज्यादा है। ये इनके इंडिविजुअल एपिजेनेटिक टैग्स हैं, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये देखिए इनके इंडिविजुअल टैग्स जो है ये अलग अलग होते जा रहे हैं, और येलो टैग्स जो इन्होंने इनहेरिट किए ये कम होते चले जा रहे हैं। अब इसीलिए दोनों ट्विंस में के अंदर जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर सेम डिजीज हो, ये डिजीज भी अलग अलग होते हैं, दोनों की पर्सनालिटी भी अलग होगी और दोनों के अंदर डिजीजेस भी अलग हो सकती हैं। अब ये जो है आपके एनवायरमेंटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डाइट के द्वारा जाते हैं या तनाव के द्वारा। दो मेन बहुत बड़े कारण होते हैं जो जीन्स पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और उसमें से एक है बहुत इंपॉर्टेंट आपका खान पान। आप यहाँ देखिए, एक खान पान है पिज्जा और ये चिप्स ये सब खा रहे हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सब्जी फल, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा चीज है तनाव, इसकी बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है, पर फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हेलो शैली, आई एम टेकिंग अ क्लास। नहीं तो मुझे पता नहीं था ना, मेरे को तो मेरी क्लास ऑलरेडी लगी हुई थी पहले से। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, एक होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल और एक है एक श्रमशील जीवन, जिसने कहते हैं एक्टिव रहिए। तो अगर एक्टिव रहेंगे तो वो बच्चे के अंदर भी ये भाव जाएगा कि भाई मुझे एक्टिव रहना है। और आप अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहते हैं, दिन भर आप केवल रिमोट से टीवी चलाते हैं, हर काम रिमोट से करते हैं, बैठे रहते हैं, घर में मेड्स लगी हुई हैं, तो बच्चा भी आलस्य का शिकार होगा। तनाव का बहुत बड़ा रोल है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक डच फैमिन स्टडी बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, सॉरी, 1945 वर्ल्ड वॉर के दौरान ये स्टडी किया गया कि एक यूरोप की कंट्री में कि वहां पर एकदम से अकाल पड़ गया। तो जिन माताओं ने
जो माताएं गर्भवती थी उस समय और जिन माताओं ने उस अकाल का सामना किया, उनके बच्चे बहुत मोटे हुए, ओबीस पैदा हुए, ओबेसिटी का शिकार हुए और उनके अंदर बहुत सारी मेंटल समस्याएं पाई गई, क्योंकि उनके अंदर ये जीन, मतलब एक ये भाव चला गया कि खाने की कमी ना हो, इसलिए खाना अधिक खाना चाहिए। तो इस तरह का तनाव जो है वो जीन्स पे प्रभाव डालता है। एक और स्टडी हुई वर्ल्ड वॉर 2 में, उसमें ये देखा गया कि जिन गर्भवती माताओं के हस्बैंड्स की डेथ हो गई, मतलब इतना ज्यादा तनाव हो गया कि बच्चा गर्भ में था और पति की मृत्यु हो गई, उन बच्चों के अंदर भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी, मतलब मानसिक विकार उसमें पाए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में तनाव नहीं होना चाहिए, या अगर कोई परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है तो भले ही आप प्रेगनेंसी डिले कर दीजिए, लेकिन ये मत करिए कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है तब भी आपको बच्चा पैदा करना है। आप तब कंसीव करिए जब पूरा वातावरण अनुकूल हो, और तनाव अगर है तो प्लीज आप ऐसे जगह पर रहिए जहां आप तनाव मुक्त रह सके, या प्रयास करिए जो हम आपको टूल्स देते हैं कि योग करिए, आप प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, म्यूजिक सुनिए, बच्चे को कहानियां सुनाइए, ये सारी चीजें डी स्ट्रेसिंग में आती है। इसकी पूरी एक तरह से स्टडीज है, अगर समय रहेगा तो आज, नहीं तो अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी कि रिसर्चर्स क्या कह रही हैं कि तनाव से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। तनाव से यहाँ तक कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हार्ट की डिजीजेस आज रिसर्च पेपर्स में आ रही है कि अगर माँ तनाव में रहेगी, क्रॉनिक तनाव में, लगातार तनाव बना हुआ है किसी भी कारण से, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, या घर की परिस्थिति जो भी है, या किसी किसी जगह मैंने देखा है कि जैसे कि पति किसी व्यसन का शिकार हो जाते हैं, सिगरेट शराब बहुत ज्यादा पीते, तो वाइफ्स बहुत तनाव में रहती हैं और कंसीव कर लिया उस कंडीशन में, तो दिस इज नॉट द राइट सिचुएशन टू कंसीव, या ऐसे में बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। खाली ऐसा नहीं है कि वो विकार ही, हर बच्चे में विकार ही हो जाएगा, ये बच्चे फिजिकली और मेंटली अस्वस्थ हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है कि अगर वातावरण में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो रिसर्चेस ये कहती हैं, जैसे दिल्ली का वातावरण है, दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लंग्स ऐसी क्वालिटी के हैं जैसे 8 सिगरेट पी करके वो बच्चे आए हों, और नॉर्मली भी वहां पे लंग्स का कलर पिंक से ग्रे हो चुका है। तो देखिए कितना बड़ा रिस्क है लाइफ के लिए कि जन्म से ही बच्चे के लंग्स जो हैं वो हेल्दी नहीं है। आगे क्या होगा? तो अगर आप ऐसा है, कहीं ऐसे स्थान पर हैं, तो कृपया करके अपने बालकनीज में, अपने घर में जितनी स्पेस है खूब सारे पौधे लगाइए। और ऐसे पौधे आते हैं जो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, जैसे स्नेक प्लांट है, ये सब प्लांट्स आप रूम में रखिए, जैसे रूम की एयर कम से कम फ्रेश हो। फिर रेडिएशन एक्सपोजर, कई बार गलती से सीटी एमआरआई लोग करा लेते हैं, तो ये रेडिएशन का एक्सपोजर जो है ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, ये बच्चे के अंदर कई तरह के विकार कर सकता है। आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि अभी जो हमारी 25 से 29 जून तक क्लास होगी वो गर्भावस्था की तैयारी के लिए है, लेकिन उसमें एक क्लास इस पे है कि दाम्पत्य का मतलब दाम्पत्य में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो अभी भी आप लोग क्लास वो अटेंड करिएगा जरूर, आप लोग को भी लिंक भेज देंगे। लास्ट डे वो क्लास है, शायद 29 जून को है, कि दाम्पत्य में प्रेम होगा तो ये बच्चे को बहुत सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। हस्बैंड वाइफ प्रेम से बातें करते हैं, पिता बच्चे से संवाद करता है, इसका इतना बड़ा रोल है कि वो बच्चा जो है वो डरा सहमा नहीं होएगा कभी भी, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होएगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा होगा, क्योंकि उसने वो प्रेम गर्भ से पाया है, उसने देखा है कि वो देख रहा है गर्भ से ही कि मेरे माता पिता का संबंध बहुत प्यार भरा है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे की मानसिक सुदृढ़ता पर पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, किसी तरह से भी आप ईश्वर से कनेक्टेड, इससे क्या होता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ईश्वर विश्वास कुछ और नहीं है, आत्मविश्वास है। आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वही कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है, तो बच्चा भी किसी भी परिस्थिति में डरेगा, घबराएगा नहीं,
वो संघर्ष करने वाला बच्चा होगा और नैतिकता पे चलने वाला बच्चा। तो ये आप यहीं से दे सकते हैं, ये जेनेटिक लेवल पर ट्रांसफर होगा। और जब ये जेनेटिक लेवल पर ट्रांसफर होता है तो केवल एक जनरेशन तक नहीं रहेगा, ये केवल आप अपने बच्चे का निर्माण नहीं कर रही हैं, ये जीन्स ट्रांसफर होंगे 2-3 जनरेशन तक। तो वो आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, आप आने वाली कई पीढ़ियों का निर्माण कर रही हैं, आप बहुत बड़ा एक आने वाली पीढ़ियों पर उद्धार कर रही हैं अगर आप एक अच्छी दिनचर्या का पालन करके एक सुसंस्कृत संतान का निर्माण करती है। फिर भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें पेस्टिसाइड्स कितने, बड़ी सिटीज में ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे आपको ताजे फल सब्जी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां ताजे फल सब्जी मिलते हैं तो कृपया करके बड़े बड़ी स्टोर से मॉल से मत खरीदिए सब्जी, जो ठेले वाले आते हैं जो ताजी सब्जी लाते हैं ताजे फल लाते हैं उनसे लीजिए और अच्छी तरह से इनको धोइए, जिससे पेस्टिसाइड्स का जो असर है, जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड यूज होती है उससे बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं आजकल, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाए। अब इस सब के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सोच, आप अंदर क्या ग्रहण कर रही हैं। कितना भी घर में तनाव है, अगर आप खुश रहते हैं प्रसन्न रहते हैं उसको फिल्टर लगा लीजिए, मैं ट्रांसफर ही नहीं होने दूंगी अपने बच्चे तक, मुझे पता है मुझे अपने बच्चों को क्या देना है। स्ट्रांग माँ का स्ट्रांग बच्चा पैदा होगा, एक बिलीफ कि नहीं, मैं ये विश्वास करती हूँ मेरे हाथ में शक्ति है, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जैसी चाहूँ संतान को जन्म दे सकती हूँ और एक एक दिनचर्या जो मुझे बताई जा रही है उसको मैं फॉलो करूंगी। ये शक्ति है परसेप्शन और बिलीफ की, इसे हम कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति, जो आप ले सकती हैं और अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अपने हिसाब से ढाल सकती हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं, पर ये स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी ये कि अब आप ये मानिए कि जो बच्चे के डीएनए है वो उसका भाग्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, भाग्य का निर्माण आपके हाथ में। ये एक आर्टिकल छपा था 2010 में टाइम मैगजीन में, उसका हेडिंग ये थी, Why your DNA isn't your destiny? Why? Because it is through epigenetics that environmental factors, मतलब वातावरण के फैक्टर्स लाइक डाइट मतलब आहार, स्ट्रेस मतलब तनाव, और आप जो गर्भावस्था में न्यूट्रिशन ले रही हैं वो सब चीजें इम्प्रिंट डालती हैं जीन्स पे और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। ये बताने का उद्देश्य केवल आपको कोई विज्ञान की नॉलेज देना नहीं है, आपको केवल ये प्रूफ करना है कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं क्लासेस में वो पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट हुआ है चूहों पे और ये ह्यूमन बींग्स पे भी लागू होता है। हम जो आहार के लिए आपसे बार बार कहते हैं, देखिए ये क्या है, ये चूहे हैं और ये तो नॉर्मल चूहा है और ये एक पीला पीला दिखने में सुंदर वाला चूहा है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक सुंदर सुंदर चूहा है और ये केवल देखने भर का सुंदर है। ये पीला मोटा चूहा ये डायबिटिक है, ये बीमार चूहा है, इसके अंदर एक जीन होता है अगाउटी जीन, और ये अगाउटी जीन जब एक्सप्रेस हो जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर डायबिटीज हो जाती है और ये कैंसर भी हो सकता है इसको। अब इसको इसे कहते हैं अगाउटी माउस, और ये इसको अगर आप साधारण डाइट देंगी तो एक आध चूहा नॉर्मल होएगा, बाकी सब इसके बच्चे बीमार बच्चे पैदा होंगे। अब इसी बीमार चूहे को जिसमें अगाउटी जीन है एक्टिव, उसको आपने फोलिक एसिड B12 मतलब पौष्टिक भोजन दिया, और जब पौष्टिक भोजन दिया तो इसके अधिकतर बच्चे नॉर्मल चूहे हुए, ये छोटे ब्राउन चूहे जो कि जिसके अंदर ना डायबिटीज थी ना कैंसर की संभावना थी। अब आप देखिए, ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि गर्भ में अगर आप दिन रात कोका कोला, आइसक्रीम, पेप्सी, टिंड फूड, मैगी, मोमोज, चाउमीन ये सब खाते हैं तो क्या होगा, आपके बच्चे के जो पौष्टिकता वाले जीन्स होते हैं वो सप्रेस हो जाएंगे और बच्चे के अंदर बीमारी के जीन्स ऑन हो जाएंगे, ये मैं भी आपको बताऊंगी। तो आपका भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृपया करके जब आहार की क्लासेस हो वो ध्यान से आप अटेंड करिएगा। फिर दूसरी चीज बहुत स्टडी करी गई
ये तो थी आपकी एनवायरमेंटल जेनेटिक्स। अब एक आई सोशल जेनेटिक्स। सोशल एपिजेनेटिक्स क्या कहती है कि बच्चों को प्रेम बहुत चाहिए। जब बच्चा पैदा हो तो ये जो प्रथा हो गई है नर्सिंग होम्स में कि बच्चे को पीबीयू में ले जाते हैं, 2 घंटे में फीड करा के देते हैं, आप पहले से ही अपने डॉक्टर से कह दीजिएगा जी नहीं मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। जब नॉर्मल बच्चा होता है तो आजकल एक प्रक्रिया हो गई है कि पैदा होते ही उसे माँ के पेट पर डाल दो, वो क्रॉल करता हुआ खुद ब्रेस्ट तक जाए। और यदि इतना नहीं करें डॉक्टर तो कम से कम नाल काटते ही उसको आपके पास चिपटा दे, बिल्कुल आपकी स्किन टू स्किन लगना चाहिए, और खूब प्यार दीजिए उस बच्चे को। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये रिसर्च किया गया कि जिन बच्चों को, ये चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि जिन चूहों को जब वो पैदा हुए उनको अपनी माँ से अलग कर दिया गया, तो उनको अंदर इतना ट्रॉमा हो गया कि उनके अंदर आगे चल करके बहुत मेंटल डिफेक्ट्स हो गए। तो यही बात आदमी पे भी लागू होती है कि अगर बचपन में बच्चे को बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, उससे गंदी तरह बात करी जाती है, उसे कहा जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल बेकार हो, तो ये बच्चे बड़े होकर के सीजोफ्रेनिया के, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, स्ट्रेस डिसऑर्डर के या डिप्रेशन के, एंजाइटी के शिकार होते हैं। आज जितनी हम मानसिक समस्याएं देख रहे हैं बच्चों के अंदर, उसका एक कारण ये है कि माता पिता बच्चा कर तो लेते हैं लेकिन बच्चे को पर्याप्त प्रेम नहीं देते, उसकी केयर नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते, अकेले रहते हैं, दोनों माता पिता नौकरी करते हैं या तो मेड्स के सहारे पालते हैं। बेटर है कि आप अपने मायके में जाकर के या ससुराल में जहाँ आपको सपोर्ट हो वहां जाकर के अपनी डिलीवरी कराइए, जिससे कि अच्छे से बच्चे की देखभाल हो सके और उसे पर्याप्त प्रेम मिल सके। तो ये टोटल एपिजेनेटिक्स की बात थी। तो इसके बाद मैं इसको शेयर करना बंद करती हूँ और दूसरी स्लाइड्स आपको दिखाती हूँ जो हमारा पुराना पीपीटी था जहां हमने छोड़ा था। आई होप आपको अब एपिजेनेटिक्स समझ में आया। और अब हम जब आपको बताएंगे कि आपको कैसी दिनचर्या करनी है, क्या क्या करना है, तो आप सीरियसली उसको फॉलो करेंगे। और सीरियसली फॉलो करने के साथ साथ कृपया करके जो फॉर्म्स हम डालते हैं ग्रुप में उसको प्लीज आप भर के हमको दीजिए, क्योंकि अगर आप वो फॉर्म्स भर के देते हैं तो हम रिसर्च के, अगर हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स रिसर्च के हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाएगा। क्योंकि आपके केस से प्रेरणा पा करके जब वो छप जाएगा पेपर तो कई और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या मानेंगे कि हाँ ये बात साइंटिफिक है। क्योंकि जब तक लोग साइंस से प्रूव नहीं करते तब तक एक्सेप्ट नहीं करते कि ये एक साइंटिफिक विधा है जिसे हम गर्भ संस्कार का नाम दे रहे हैं। तो आइए अब हम इसको वापस से स्लाइड शो पे डालते हैं और देखते हैं कौन सी स्लाइड से चालू होएगा। ये आगे चलना, ये सब हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। अब हम लास्ट में चलते हैं कि करना क्या है हमको। आपने एपिजेनेटिक्स समझ लिया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अच्छे से समझ लिया बिल्कुल। तो नाउ वी नीड टू नो कि अब आपको करना क्या है, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने आपको बताया कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि जब बच्चा डेवलप कर रहा है, पहले 8 हफ्ते में जब उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, तब ये जो वातावरण का प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अगर आपका खान पान गलत है, आपके अंदर बहुत तनाव है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, या कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया, या जो घर में आप चीजें इस्तेमाल करते हैं ना जैसे कि लाइजॉल या क्लीनिंग एजेंट्स या परफ्यूम्स, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसको अवॉइड करिए। यहाँ तक कि लिपस्टिक्स भी जो होती हैं उसमें बहुत टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इन सब से बचिए। इन सब का प्रभाव जो होता है जीन पे इस तरह से होता है कि ये खराब वाला टैग अटैच हो जाएगा, और ये बीमारियां जो आप देख रहे हैं आज कितनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, मोटापा है, डायबिटीज है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, एडिक्शन है। एडिक्शन कितना बढ़ता चला रहा है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये शुरू से आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक आप अच्छी संतान को जन्म दे पाएंगे। ये पूरा बहुत ही गूढ़ विज्ञान है जिसको
सरल शब्दों में मैंने बताने का आपको थोड़ा सा प्रयास किया है। तो आइए जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम शुरू करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब रोल आता है हस्बैंड्स का और घर वालों, वो क्या करेंगे उनके लिए बहुत ये इंस्ट्रक्शंस हैं हम लोग की तरफ से, इंस्ट्रक्शन नहीं गलत शब्द है, निवेदन है कि वो अपने घर में अच्छी संतान लाने के लिए क्या करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। वातावरण कौन बनाता है, घर वाले बनाते हैं। तो घर वालों को आप बताइए कि किस तरह से ये विज्ञान काम करता है। तो उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो इस बच्चे को ईश्वर का प्रतिनिधि माने और स्वस्थ सुख में प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण की समुचित व्यवस्था बनाकर उसका स्वागत करें। परस्पर कोई डिफरेंसेस हैं, मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ से पहले आपके कोई डिफरेंसेस थे, तो इस समय प्लीज उस सबको भुला दीजिए, उनको आप आदर से उनसे क्षमा मांग लीजिए, उनके पैर छू लीजिए, पर इस समय प्रेम का वातावरण होना चाहिए। तो ये द्वेष बैर बुला करके हम शालीनता का वातावरण बनाएंगे। सब लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, कोई जोर से नहीं बोलेगा, कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। घर में सबको बताइए कि कोई नशे का सेवन नहीं करेगा। इस तरह का हम कुसंस्कार इस सबकॉन्शियस ब्रेन में, डेवलपिंग सबकॉन्शियस ब्रेन में नहीं जाने दे सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस। ना क्रोध होना चाहिए, ना तनाव होना चाहिए, घर में प्रेम का सौहार्द का वातावरण हो, गाली गलौज क्लेह कलेश नहीं हो, स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था। स्वाध्याय क्या होता है, अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़िए, चाहे रामचरितमानस पढ़िए, बहुत सारी हमारी परिवार निर्माण की पुस्तकें आती हैं, इनको हम आप लोग अगर प्रैक्टिस करें तो एक ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें नियमित स्वाध्याय का क्रम चले। पर अगर लोग जुड़े तो हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। फिर उनका क्या रोल है कि घर वाले आपकी जो उचित आकांक्षा, मतलब ये नहीं कि आपकी अनड्यू डिमांड्स नहीं, आप कहें कि भाई मुझे तो पूरे दिन रेस्ट करना है, दैट इज नॉट राइट। आप कहें कि मुझे मेरे लिए ये ऑर्डर कर दीजिए, या आप कोई पिक्चर देखना जाना चाहें, हाँ वो अच्छी अगर आध्यात्मिक पिक्चर है तो आप देखिए, कोई रिलीजियस मूवी है तो जाइए, घूमने के लिए आप पार्क में जाइए, ऐसी जगह जाइए जहाँ कोई मतलब बच्चे को आप नेचर से कनेक्ट कर सकें या बच्चे को कोई अच्छी शिक्षा दे सकें। जू में जाइए, उसको जानवरों से परिचित कराइए अभी गर्भ से। आप ऐसी ऐसी जगह जाइए जो बच्चे को आप टीचिंग दे सकें। मॉल जाने से, मूवी जाने से बहुत लाभ नहीं हो, लेकिन एक्चुअली अब सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो सारी बातें वो आपके लिए, वो डिटेल में दिनचर्या में बताए जाएंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे देती हूँ आपको कि एक तो आपको नियमित स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने सुना, आज अरे वाह एपिजेनेटिक्स ऐसा करती है, जीन पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा, मेरे बच्चे का जेनेटिक मेकअप कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो हम आज तो जल्दी उठते हैं और फिर हम 2 दिन बाद उसको भूल गए। नो, देन इट विल नॉट इफेक्ट। तो यू हैव टू बी रेगुलर, नियमित स्वस्थ दिनचर्या का पालन। स्वस्थ दिनचर्या वो होती है जो सूर्योदय से पहले शुरू होती है। तो नित्य नियमित सूर्योदय से पहले जागरण, इसकी सारी साइंस आपको दिनचर्या में पढ़ाई जाएगी। फिर आत्मबोध मतलब डे की प्लानिंग, आप उठते ही अपने डे की प्लानिंग करिए। एक धन्यवाद का भाव ईश्वर को दीजिए कि आपने एक और दिन दिया मुझे शिशु निर्माण के लिए अपने, या मैं अपना बच्चे के साथ उसको और कुछ सिखा सकती हूँ, नया सिखाऊंगी, ये दिन को मैं फुल्ली यूटिलाइज करूंगी। और इस डे प्लानिंग को कहते हैं आत्मबोध। फिर आप 2-3 ग्लास सादा पानी पीजिए, आजकल गर्मी बहुत है तो गर्म पानी नहीं पीजिए, सादा पानी पीजिए, घूट कर करके सीधे बैठ करके, इसे उषा पान कहते हैं। योग, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब डिटेल में आपको दिनचर्या में पढ़ाया जाएगा। और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है, इसके स्वास्थ्य के लिए लाभ क्या है, उसके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। फिर नित्य नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए जिसपे आपको फेथ, जैसे मुस्लिम्स हैं तो कुरान शरीफ का पाठ करें, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब का, हिंदू हैं तो रामायण, गीता, वेद, जो आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़िए, नहीं तो खरीद के लाइए और समझ के पढ़िए, रीडिंग नहीं लगानी है, उसको एक एक श्लोक, एक एक दोहा पढ़िए, लेकिन उसका चिंतन करिए, वही भाव बच्चे के अंदर जाना चाहिए। अगर भरत और राम के प्रेम के 2 हैं तो उसको भाव करिए कि मेरे 2 बच्चे होंगे तो दोनों में राम और भरत जैसा ही प्रेम होगा, और वो एक्चुअली होगा, जो आप सोचेंगी वो होगा।
प्रोवाइडेड आप संकल्प के साथ उसको करिए। फिर बच्चे में अच्छे गुणों के विकास के लिए आप कम से कम 4 घंटे का समय उसको दीजिए। जो वर्किंग है वो डिवाइडेड आवर्स दे सकती हैं, 2 घंटे दे सकती हैं। उसमें आपको क्या करना है, अच्छा गूंजने वाला संगीत जैसे श्लोक है, भजन है, मंत्र है, ये सब सुनाना है। और स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, अच्छे लोगों के पास बैठिए जो अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञानी लोग हैं उनके पास बैठिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी बातें बच्चों को बोल बोल कर सुनाइए, अच्छी कहानियां पढ़िए जैसे शौर्य की, साहस की, सफल व्यक्तियों का जीवन चरित्र जैसे जीजाबाई की कहानी पढ़िए, अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, ऐसे महापुरुष जो हुए, जो महामानव हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, इन सबके जीवन चरित्र पढ़ पढ़ के बच्चे को सुनाइए। और उससे क्या होगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि दिन भर में बच्चा करीब 500 नए शब्द सीख कर ग्रहण कर सकता है। तो इससे उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आगे बताएंगे कि ये क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये सब बढ़ेगी। लॉजिकल स्किल गेम्स खेलिए, जैसे कि बच्चे के 2 ब्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन के लिए आप चेस खेलिए, सुडोकू खेलिए, आप अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करिए। राइट ब्रेन के लिए बागवानी करिए, म्यूजिक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, आर्ट है, क्राफ्ट है, या क्ले मोल्डिंग होती है, ये सब चीजें आप दोपहर के काम में करिए। और खराब सीरियल्स मत देखिए जो जिसमें गाली गलौज आती है, या जिसमें बहुत ऐसा होता है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो भाई को ही मार दे रहा है, या चीटिंग कर रहा है, ऐसी चीजें प्लीज बिल्कुल मत देखिए। डरावना और उत्तेजना देने वाले धारावाहिक या सिनेमा नहीं देखने। नेगेटिव इमोशन से बचना है, जैसे रूठ गए बात बात में, अपने कमरे में चले गए, बात बात में गुस्सा आ गया, इससे बिल्कुल आपको अपने आप को बचाना है, नहीं तो वो सब बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाइए, हंसते बोलते रहिए, सबसे इंटरेक्ट करते रहिए। जरूरी है कि सब लोग मिल करके कुछ आरती करें, कुछ सामूहिक स्वाध्याय करें, आप गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा साथ में पढ़ें, या एक भोजन भी साथ में करें और शेयर करें कि आज देखो मेरे दिन में ये हुआ, आज मैंने ये पढ़ा था, सबको मिलकर बताइए, सबका सुनिए, सबको बताइए। प्रेम का वातावरण और हंसी खुशी का वातावरण घर में डेवलप। फिर प्रसन्न रहने के लिए, स्वस्थ सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र लगाइए। क्या होता है कि आपका ब्रेन जो होता है ना, इंप्रेशंस पे काम करता है, जो हम देखते हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप कुछ डरावनी चीज देखते हैं तो आपको डरावने सपने आते हैं, मतलब ब्रेन में वो इम्प्रिंट चला गया। इसलिए घर में अच्छे अच्छे चित्र लगाइए, सद्वाक्य के लगाइए, गंगा का चित्र लगाइए, हिमालय का चित्र लगाइए, पेड़ पौधों फूलों का चित्र लगाइए, महापुरुषों के जैसे भगवान कृष्ण का, भगवान राम के, ऐसे चित्र लगाइए। जब भी आप कहीं से निकले घर में, जो जिस समय आप जिसमें भी ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहां आपको अच्छा ब्रेन में अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए। फिर भोजन मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है आपको होलिस्टिक लाइफस्टाइल लेना है, केवल आयरन कैल्शियम खा करके, प्रोटीन खा करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, नियमित टेस्ट अल्ट्रासाउंड कराने भर से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी डॉक्टर को भी जाके शेयर करिए कि देखिए मैं ये सब करती हूँ, अपने क्लासेस अटेंड करती हूँ, हो सकता है वो अपने और पेशेंट्स के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। तो ये सब चीजें अभी आपको पूरे एक समग्र रूप से आपको सिखाई जाएंगी कि ये सारी क्लासेस होंगी, जितने सब्जेक्ट इसमें आप देख रही है ना। जैसे आपको पहले ही पता है कि योग की क्लास एवरी मंडे टू फ्राइडे 6:45 सुबह से 6:45 तक होती है, शाम को 4 से 5 होती है। इसमें जप आसन प्राणायाम और ध्यान कराया जाता है। फिर जप हम अलग से कराते हैं, और जप की साइंस भी आपको पढ़ाएंगे। ध्यान भी अभी अलग से क्लासेस होंगी, आहार भी पूरा पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। संगीत संवाद पे भी डिटेल में क्लासेस होंगी। कहानी की बहुत बार कहानी पे क्लास होती है, कहानी सुनाई जाती है, बहुत बार विधियां बताई जाती है कि कैसे आप संवाद करेंगे बच्चे से। तो ये डिटेल क्लासेस होती हैं, और हर एक की बहुत सारी साइंस है। तो आज हम साइंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप के लिए आज ज्यादा हो जाएगा थोड़ा।
ये अलग अलग क्लासेस में हम इसको डिटेल में लेंगे। जैसे ध्यान की क्लास लेंगे तब आपको बताएंगे ब्रेन में क्या इफेक्ट होते हैं। जब जप की क्लास लेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि जप का अंदर शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण में भी जप का क्या प्रभाव पड़ता है, और जप करना है तो क्यों करना है, और अगर गायत्री मंत्र करना है तो क्यों करना है, गायत्री मंत्र महामंत्र क्यों है, या गायत्री मंत्र पे किस किस वैज्ञानिक ने स्टडीज करी है, और या जप और ध्यान का ब्रेन पे क्या प्रभाव होता है, आसन से नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है, या जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, सूजन आ गई, कमर में दर्द, ये सब आप आसन प्राणायाम से रिजॉल्व कर सकते हैं। और पेल्वी फ्लोर एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी, प्राणायाम की साइंस तो अभी मैंने ली थी संडे को, है ना। आहार मैंने आपको जैसे बताया कि वो फिर से हम डिटेल में पूरा लेंगे कि आहार में जल का भी महत्व है। तो जैसे भोजन करने से पहले आप ईश्वर को धन्यवाद दें, तो पानी पीने से पहले भी आप मंत्र का जाप करें, जैसे गायत्री मंत्र बोल दें, राधा राधा बोल दें, तो उससे भी अच्छे वाइब्रेशंस पानी के माध्यम से बच्चे तक पहुंचेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन ये भी बताना है कि क्या नहीं करना है। तो बार बार हम शराब और धूम्रपान का बोल रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि आप ऐसा करते हैं, पर जनरली सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, लोग इसको अपना रहे हैं बिना ये जाने कि ये कितना घातक हो सकता है और आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान करेगा। और देखिए इस तरह का एक रिसर्च पेपर हमारा आ चुका है कि कितने सारे हम ऑर्गेनाइजेशंस तक गए अवेयरनेस के लिए, लेकिन अब हमें जो रिसर्च करनी है वो एक्चुअली ये करनी है कि आप लोगों ने अपनी दिनचर्या में ये जो बताई गई चीजों को अपनाया तो 2 वर्ष के बालक तक में क्या चेंजेस आए। तो कृपया करके हमारे साथ इतना कोऑपरेशन करिए कि वो फॉर्म्स हमको भर के भेजिए। ये देखिए GSVM मेडिकल कॉलेज में भी स्टडीज हो चुकी हैं 2 नॉर्मल पेशेंट्स में रिसर्च में, और ये हम आपको लिंक तो उस पर छोड़ देंगे, ये तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप और लोगों को भी बताइए कि ऑनलाइन माँ की पाठशाला चलती है और इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हंसते खेलते बच्चे हर घर में आएंगे, और वो खुद तो कहना चाहिए आत्मभाव में होंगे, खुद जागृत आत्माएं होंगी, वो साधारण नहीं होंगे, महामानव स्तर के होंगे, और कितना वो योगदान देंगे राष्ट्र और समाज के निर्माण में, वो अभूतपूर्व होगा। और उस दिन का हमको डेफिनेटली इंतजार है, हमको भूलिएगा मत, याद करिएगा जब आपके बच्चे बड़े हो जाए और बताइएगा कि वो क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो वी विल बी मोर देन हैप्पी कि हम किसी तरह से उन चेतनाओं से कभी ना कभी जुड़े हुए थे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन, और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, हाँ गायत्री मंत्र के साथ आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र महामंत्र है इसलिए उसको प्रमोट करा जाता है क्योंकि वो एक सद्बुद्धि का मंत्र है, वो किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। और जब देखिए किसी भी बच्चे के अंदर अगर सद्बुद्धि जागृत हो गई तो क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई परिस्थिति अगर खराब होती है तो सबसे पहले बुद्धि खराब हो जाती है, लेकिन अगर किसी की बुद्धि सही है तो वो जानता है, विवेक जागृत है, कैसी भी परिस्थिति आए वो उसमें से अपने को निकाल ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए गायत्री का विशेष महत्व, ठीक है, और उसका पूरा विज्ञान है, तो उसको हम लोग समय समय पे लेंगे। आप लोग क्लासेस करते रहिए, और आपकी कोई डिमांड हो तो वो बताइएगा कि क्या और सीखना चाहते हैं। पर हम लोग का कोर्स इस तरह से डिजाइंड है कि कुछ छूटता नहीं, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो इट विल बी very very helpful for you in designing your baby and you will see the result। ऐसे ऐसे बच्चे हैं इतने कॉन्फिडेंट हैं जो उनको देख करके मेरे पास कई कपल्स आते हैं कि मैडम उस बच्चे को मैंने देखा, उन्होंने आपकी क्लासेस करी थी, तो आई वांट द सेम टाइप ऑफ बेबी, सेम बेबी आई वांट। पर अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बोलूंगी कि ये जो वातावरण आप गर्भ में दे रहे हैं, कृपया इसको भूल मत जाइएगा। ये 5 वर्ष तक आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, 5 वर्ष तक उसका सबकॉन्शियस ब्रेन जागृत है। तो आपको ये देखना है कि अब 9 महीने तक तो आपके पास एक इंसेंटिव है कि हाँ भाई मुझे अच्छा बच्चा चाहिए। एक बार बच्चा हो गया तो सब भूल जाते हैं, अरे ठीक है अब तो हो गया,
ठीक है, अब हम काम में व्यस्त हो गए, अब हमारे पास समय नहीं। पेरेंटिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग